तो अभी हम बात कर रहे थे पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के +2 क्लास के कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट की। तो इसमें मैं आपको पहले पार्ट में बता रहा था कुछ इन्फॉर्मेशन। हालांकि मैं अब आपको बता दूं कि जितने भी मेरी ये क्लासेस की वीडियो है, हालांकि 4 सब्जेक्ट ही पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की कंपलसरी है कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट की। तो वो 4 क्लास तो आपको पहले से ही पता है कि पहली तो है 6th क्लास, दूसरी 8th क्लास, तीसरे नंबर पे है 10th क्लास और चौथे नंबर पे ये +2 क्लास कंपलसरी है जो कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट की है। तो ये कंपलसरी क्लास जो मैं आपको करा रहा हूँ, तो इसकी मैं सिर्फ पंजाबी मीडियम की ही बुक पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड वेबसाइट से निकाल पाया हूँ। और मैं बस आपको यही कहूँगा कि ये चारों क्लासेस की पहले पार्ट की जो वीडियो होगी, उस वीडियो में मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश की है, कुछ ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश की है और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बताई है। तो इसीलिए पहले पार्ट में आपको ज़्यादा शायद इस बुक के बारे में सीखने को ना मिल सके। तो अब ये दूसरे पार्ट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि है लेसन 1 का पहला पार्ट, जो मैं आपको पूरा हिंदी एक्सप्लेन करूँगा इंग्लिश टेक्स्ट बुक का। तो इंग्लिश टेक्स्ट बुक मैंने खुद ट्रांसलेट की है, जिसमें 99% पंजाब बोर्ड स्कूल एजुकेशन की बुक से ही है और 1% जो मैंने एक्स्ट्रा अपनी तरफ से कुछ ऐड किया हुआ है, जिसमें आपको प्रैक्टिकली मैं करके दिखाऊंगा। जो भी बुक के अंदर प्रैक्टिकली करके दिखाया हुआ है, सारे की सारी ऑप्शंस। तो पहला लेसन है रिव्यू ऑफ क्लास 11, यानी कि 11वीं क्लास की दोहराई। तो इसे मैं अब लेसन को स्टार्ट तो कर रहा हूं, पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस लेसन को अच्छे से समझोगे तभी आपको क्वेश्चन आंसर, जो आप लेसन के एंड में क्वेश्चन आंसर जो बोर्ड के होते हैं, वो क्वेश्चन आंसर तभी आपको समझ आएंगे जब आप लेसन को समझोगे। और अगर आप लेसन को नहीं पढ़ोगे, समझोगे नहीं, तो क्वेश्चन को आप अगर पढ़ के याद भी कर लोगे तो वो सिर्फ आपका रट्टा होगा, जो कि आप कुछ दिनों में फिर से भूल जाओगे। तो इसीलिए मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा कि आप पूरी किताब का एक्सप्लेन अच्छे से समझिए। अगर नहीं समझना चाहते हैं तो आप वेट कीजिए, मेरे जो क्वेश्चन के पार्ट्स आएंगे, जो मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर के पार्ट्स लेकर आऊँगा, तो आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर के पार्ट वाली वीडियोस को देखकर अपने क्वेश्चन आंसर के एक्सप्लेन देख सकते हैं। पर अगर आप पूरी बुक का एक्सप्लेन करोगे यानी देखोगे, तो आपको ज़्यादा डिटेल से अच्छे से समझ आएगा और क्वेश्चन आंसर को याद रखने में आसानी होगी। तो हम बात कर रहे थे लेसन 1 11वीं क्लास की दोहराई का मतलब रिव्यू का। तो आप देख सकते हैं कि इसमें टोटल 8 पॉइंट्स में बात की हुई है। पहले पॉइंट में है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज, यानी कि सी लैंग्वेज के बारे में जान पहचान, जो हम पहले नंबर पे पढ़ेंगे। और दूसरे पे है कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स। तीसरे पे है ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। चौथे नंबर पे है कंट्रोल फ्लो पार्ट 1। 5वें पे है कंट्रोल फ्लो पार्ट 2। 6 नंबर पे है एरेस पार्ट 1। 7वें नंबर पे है एरेस पार्ट 2 और 8वें नंबर पे है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो पहले नंबर पे हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज, यानी कि जो कंप्यूटरी भाषा है सी लैंग्वेज की, उसके बारे में हम जान पहचान करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है पहले नंबर पे कि लिखा है कि आज की दुनिया में काफ़ी हाई लेवल भाषाएं इस्तेमाल की जाती है कंप्यूटर प्रोग्राम्स में, जैसे कि सी प्लस प्लस, पैरेल, फैंटम, बेसिक एंड जावा जैसे आदि कई और लैंग्वेज यानी भाषाएं। तो ये सारी की सारी एक्सेलेंट भाषा है जो सूटेड है मोस्ट प्रोग्रामिंग टास्क के लिए, यानी कि हम कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम्स लिखते हैं उन प्रोग्राम को बनाने में काफ़ी मदद करती है। इवन सो, यानी कि फिर भी काफ़ी मतलब रीजन में जो सी लैंग्वेज है वो पहले नंबर पे ही कंप्यूटर प्रोफेशनल में
यानी कि कंप्यूटर के प्रोफेशन में ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, यानी टॉप नंबर पे हर एक भाषा की लिस्ट में टॉप नंबर पे होती है। तो इसमें नंबर 1 पॉइंट है कि जो सी लैंग्वेज की हिस्ट्री है उसे हम जानेंगे। तो जो सी लैंग्वेज यानी कि जो सी भाषा है उसकी शुरुआत कैसे हुई थी, वो कैसे बनी थी। तो इसमें लिखा है कि जो सी लैंग्वेज को बनाने वाला इंसान है उसका नाम है डेनिस रिची, जिसने एटी और टीस बेल लेबोरेटरी में 1972 में इस सी लैंग्वेज को बनाया था। और ये भाषा जिस प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम में बनाई गई थी वो था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत ही आसानी से हम इस सी भाषा का असेंबल कर सकते हैं, आसानी से मतलब इस सी लैंग्वेज को बना सकते हैं। और ये कई प्रोग्राम्स और कंप्यूटर्स के डिफरेंट हार्डवेयर पार्ट को चलाने में काम करती है। ड्यू टू यानी कि सी लैंग्वेज की जो पावर थी और फ्लेक्सिबिलिटी थी वो बहुत ही जल्द बेल लैब्स से ज़्यादा फैलती गई और जो प्रोग्रामर थे वो हर जगह इस सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करने लगे और हर टाइप के प्रोग्राम्स को बनाने लग गए। और जल्द ही डिफरेंट यानी कि अलग ऑर्गेनाइजेशंस या यूटिलिटीज ऑनर जो वर्जन्स होते थे सी लैंग्वेज को अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट में फॉर्मेट यानी कि पेश किया गया, जो 1983 में स्टैंडर्ड डिफाइनेशन सी को जल्द ही बहुत सारे कई ऑर्गेनाइजेशन सी का इस्तेमाल मतलब सी लैंग्वेज यानी सी भाषा का इस्तेमाल करने लग गए। और जो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के फार्मर थे उन्होंने 1983 में इस सी लैंग्वेज के अलग डेफिनेशंस को पेश करने के लिए कहा गया, जिसे ANSI स्टैंडर्ड कहते हैं। और फिर बाद में 1990 के दशक में मतलब 1990 ईस्वी में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी ISO ने इस सी लैंग्वेज को रिलीज कर दिया पूरे इंटरनेशनली रूप में, जो कि अब सी लैंग्वेज को कई कंपाइलर अबिलिटी मतलब कई मॉडर्न या हार्डवेयर या स्टैंडर्ड में इस्तेमाल अब किया जाता है, जो कि कंपाइलर एबिलिटी में कन्फर्म होता है। तो इसमें अगला पॉइंट है कि सी लैंग्वेज के जो फीचर्स है यानी कि जो सी लैंग्वेज की विशेषताएं हैं वो है फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोपेलैरिटी, मॉड्यूलैरिटी, मिडल लेवल लैंग्वेज और क्लैरिटी। तो इसमें अगला पॉइंट जो कि है 1.2 वो है करैक्टर सेट। तो इसमें बताया गया है कि जो करैक्टर हम इस्तेमाल करते हैं वो वर्ड फॉर्म में, नंबर में और एक्सप्रेस करते हैं डिपेंड अप टू कंप्यूटर में जो भी हम प्रोग्राम रन यानी चलाना चाहते हैं। तो ये करैक्टर्स कहलाए जाते हैं करैक्टर सेट्स को। जो करैक्टर सेट्स होते हैं वो होते हैं लेटर्स में, डिजिट्स में, वाइट स्पेस में या स्पेशल कोई सिंबल्स में। तो इन्हीं करैक्टर्स के साथ हम सी लैंग्वेज को लिखते हैं। तो अगला पॉइंट जो है वो उसमें लिखा है एस्केप स्क्योरेंस। एस्केप स्क्योरेंस यानी कि वाइट स्पेस जो इस्तेमाल होती है सेपरेट वर्ड में पर जो रुके हुए वर्ड यानी कि रोके हुए यानी प्रोहिबिटेड बिटवीन यानी कि करैक्टर में जो कीवर्ड्स जो हम लिखते हैं, जो वर्ड होते हैं और जो आइडेंटिफायर्स होते हैं वो अलग अलग करैक्टर के कॉम्बिनेशन होते हैं, जिसे हम कहते हैं एस्केप स्क्योरेंस, जिसका जो कि हम इस यहाँ देख सकते हैं कि जो स्पेस स्क्योरेंस है वो है /A/B/F एक्स्ट्रा ऐसे कुछ और कई। तो अगला पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम यानी कि सी प्रोग्राम्स कैसे
हम लिखते हैं, उसका स्ट्रक्चर यानी कि जो बिल्डिंग होती है वो कैसे हम बना सकते हैं स्टार्टिंग में। तो इस स्ट्रक्चर सी प्रोग्राम में कहा गया है कि जो हम प्रोग्राम लिखते हैं सी लैंग्वेज में, तो वो अलग अलग यानी डिफरेंट सेक्शन में बनाए जाते हैं। तो इसमें कुछ जो सेक्शंस होते हैं वो सी के दौरान ही लिखे जाते हैं, सी प्रोग्राम के दौरान ही पाए जाते हैं, और कुछ जो सेक्शंस होते हैं वो हम ऑप्शनली यानी कि हमारी अपनी मर्जी है कि हम उसे डालें या ना डालें, वो हमारे पे डिपेंड करता है। तो इसमें पहले नंबर पे लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट सेक्शंस, जो कि इंक्लूड है कमेंट के दौरान जो हम कहते हैं प्रोग्राम, एक्चुअली जो प्रोग्राम होते हैं जिसे हम काफ़ी इंक्रेज यानी कि बढ़िया बनाते हैं पढ़ने के माध्यम से, यानी कि रीडेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम्स, पढ़ने वाले प्रोग्राम्स। तो अगला पॉइंट है लिंक सेक्शंस, जिसमें हम मराकोस डालते हैं, इंक्लूड करते हैं, जिसमें हम ये लिंक्स जैसे कि ये बताए गए हैं हैश डिफाइंड और हैश इंक्लूड। तो अगला पॉइंट है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शंस। तो इसमें हम डिफाइन करते हैं जो ग्लोबल वेरिएबल्स के इस्तेमाल के हिसाब से किसी भी पार्ट में जो प्रोग्राम में इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो अगला पॉइंट है मेन प्रोग्राम सेक्शंस, जिसके हिसाब से हम जो सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं वो हम किस हिसाब से लिख सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर बताया गया है। तो अगला है इसमें यूजर डिफाइंड फंक्शंस, जिसमें बताया गया है कि फंक्शन 1, फंक्शन 2 वाइट स्पेस यानी कि एक ब्लैंक और फंक्शन n शामिल होते हैं। तो ये आपको तभी समझ आएंगे जब मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो जो प्रैक्टिकली ऑप्शन है वो भी आगे मैं बताऊंगा आपको। सी लैंग्वेज कैसे लिखते हैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि सी लैंग्वेज को हम प्रैक्टिकली कैसे लिखेंगे और इसका रिजल्ट जो आएगा वो किस हिसाब से हमें देखने को मिलेगा। तो अगला पॉइंट है हेडर फाइल्स। तो जो हम इस्तेमाल करते हैं कई लाइब्रेरी फंक्शंस सी लैंग्वेज में, उसमें जो इंक्लूड होते हैं पहले नंबर पे उसे हम हेडर फाइल्स कहते हैं, जिसके हिसाब से हम अपनी सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को लिखते हैं, जो डिस्क्राइब करते हैं यानी कि कहलाए जाते हैं कई डिक्लेरेशन में, कई मतलब घोषणाओं में कहे जाते हैं, उसे हम इस्तेमाल करते हैं ग्रेटर देन एंड लेस देन सिंबल के हिसाब से, जो कंपाइलर को सर्च करने में मदद करते हैं किसी भी फाइल के डायरेक्टरी लिस्ट में, जो भी किसी भी डायरेक्टरी में लिस्ट होती है फाइल के लिस्ट को। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, तो ये लिखा जाता है कि पहले इंक्लूड, हैश इंक्लूड जो होता है उसे हम प्रेप्रोसेस डायरेक्टिव कहते हैं। तो अगला जो होता है लेस देन स्टूडियो सेटडियो, जो स्टैंडर्ड फाइल नेम्स कहलाए जाते हैं, और एच ग्रेटर देन जो एक्सटेंशन फॉर हेडर फाइल्स कहलाए जाते हैं। तो अगला पॉइंट है कंपाइलर प्रोसेस डायरेक्टिव्स। तो ये प्रीप्रोसेस डायरेक्टिव्स जो हमेशा शुरू होते हैं हैश साइन से, यानी कि जब हम कोई भी सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को लिखते हैं तो वो हैश साइन से स्टार्ट की जाते हैं प्रोग्राम्स को। जैसे कि हैश इंक्लूड ये लिखे हुए हैं नीचे, इसे हम पढ़ते हैं, पहले ये लाइन कंप्लीट कर ले। तो इसके बाद जो हम सेमीकोलन जो साइन है उसे हम एंड प्रोसिरोस डायरेक्टिव्स में इस्तेमाल करते हैं। तो जो अगर कोई वर्ड मुझसे ठीक से नहीं बोला जाता है तो मैं आपसे पहले ही माफ़ी मांग चुका हूँ, दोबारा से फिर से मांग लेता हूँ, क्योंकि मैंने इंग्लिश इतनी ज़्यादा बोली नहीं है तो कुछ वर्ड मुझसे बोले नहीं जाते हैं, पर फिर भी मैं आपको बोलकर हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और अगर कुछ गलती हो जाए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, जिसका मैं एक्सप्लेन आपको अच्छे से और डिटेल से बता सकूँ। तो जो ये प्रोसेसर्स डिटेक्टिव्स आर जो प्रोसेस
होते हैं कंपाइलर के बाद प्रोग्राम में पाए जाते हैं। तो इसमें 3 काइंड्स ऑफ टाइप्स के प्रीप्रॉसेस डिटेक्टिव्स पाए जाते हैं, जो कि है इंक्लूड, जो कि है हैश इंक्लूड, हैश डिफाइन और हैश इफ। तो इसमें जो इंक्लूड यानी कि हैश इंक्लूड है, उसमें हम इस्तेमाल करते हैं जो भी फाइल का हेडर अपने प्रोग्राम में लिखना होता है। तो उसे हम कैसे लिखेंगे, ये एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है। और अगला है डिफाइन, जिसमें हम कुछ भी डिफाइन करते हैं तो सिंबल के कंटेंट्स के हिसाब से अपने प्रोग्राम में लिखते हैं, जैसे कि ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है। और इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी वैल्यू के हिसाब से, जैसे कि कोई 10 वैल्यू हो सके तो अपने पूरे प्रोग्राम के किसी भी एग्जिस्ट में, किसी भी जगह में। और जो अगला हैश इफ है, इसमें हम कंडीशंस होती है अपने प्रोग्राम में, जो भी हम अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करना चाहते हैं कंडीशंस, वो अपने हिसाब से हम इस कोड को डालकर लिख सकते हैं अपनी सी लैंग्वेज में। तो अगला पॉइंट है वेरिएबल। वेरिएबल जो नाम हम देते हैं अपने मेमोरी की यूनिट में, वो वैल्यू ड्रिंग मतलब वैल्यू को तब्दील यानी बदलती वगैरह ये मतलब दिखाती है अपने प्रोग्राम्स में। जैसे कि ये एग्जाम्पल है इंट स्पेस ए के हिसाब से जो साइन डाला हुआ है। तो इसमें हम जो डिक्लेयर करते हैं अपने डाटा टाइप्स में वेरिएबल प्रोग्राम मेमोरी को, जो हम 2 टाइप्स के वेरिएबल दिखाए हुए हैं यहाँ पर, जो कि है पहले नंबर पे है ग्लोबल वेरिएबल और दूसरे नंबर पे है लोकल वेरिएबल। तो अगला पॉइंट है फंक्शंस। तो फंक्शन पे एक अलग से आपके किताब में लेसन मिल जाएगा, पर आपको फिर भी फंक्शन का थोड़ा सा पॉइंट मैं आपको बता दूं कि फंक्शन में सेल्फ कंटेंट्स होते हैं जो कि ब्लॉक करते हैं स्टेटमेंट्स को, जो इंक्लोज जो भी अपने ब्रेस प्लेटफॉर्म जो स्पेसिफिक टास्क होते हैं, जो भी अपने हिसाब से टास्क किए जाते हैं या होते हैं, उसे ब्लॉक करते हैं। तो फंक्शन जो इसमें फंक्शन है वो नॉर्मली डिवाइड होता है 2 पार्ट में, 2 टाइप्स में। तो पहला टाइप जो है वो है इनबिल्ट फंक्शंस और दूसरा टाइप है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन और इनबिल्ट फंक्शन के बारे में आप अच्छे से समझोगे तभी आपको पता चलेगा सी लैंग्वेज में हम कैसे इम्प्रूवमेंट और प्रोग्राम्स को कैसे लिख सकते हैं। तो इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो पहले लाइन वाइज पढ़ते हैं। अगला पॉइंट है स्ट्रिंग फॉर्मेट। दी स्ट्रिंग फॉर्मेट जो होती है डाटा और प्रिंटेड स्क्रीन में हमेशा कुछ खास यानी स्पेसिफिक टाइप्स में डाटा डिस्प्ले मतलब दिखाती है। तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में जो इस्तेमाल होता है फॉर्मेट वो है इनपुट और आउटपुट फंक्शन में पाए जाते हैं। तो इसमें जो फॉर्मेटेड होते हैं 1/0 फंक्शंस में रेफर है यानी कि पाए जाते हैं। तो जो इनपुट और आउटपुट डाटे को अरेंज करते हैं किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में, जो कि 2 टाइप्स में पाए जाते हैं। तो इसमें पहले है प्रिंट एफ ओपन ब्रैकेट स्पेस क्लोज ब्रैकेट, जिसमें होता क्या है कि जो हम आउटपुट फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं प्रिंट मिक्स टाइप की वैल्यू को करने के लिए, वो डिफ़ॉल्ट आउटपुट डिवाइस में होती है, जैसे कि मॉनिटर स्क्रीन, जिसमें सिंटैक्स दिखाया जाता है कि हम कैसे इसे टाइप करेंगे अपने सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स में। तो सिंटैक्स इस्तेमाल कर सकते हैं हम प्रिंट एफ ओपन और क्लोज ब्रैकेट के हिसाब से, जो कि ये टाइप किया हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो इसी फॉर्मेट में अगर हम अपने सी प्रोग्राम में लिखेंगे तो अपने मॉनिटर स्क्रीन में स्ट्रिंग फॉर्मेट की एक वैल्यू का पता चल जाएगा। तो अगला जो है स्कैन एफ
ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट में, तो इसका इस्तेमाल जो होता है इनपुट फंक्शंस के हिसाब से होता है, जो हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी मिक्स वैल्यू को, किसी भी अच्छी मिक्स वैल्यू को पढ़ने के लिए, जो डिफ़ॉल्ट इनपुट डिवाइस में मतलब पाई जाती है, जैसे कि कीवर्ड। तो स्कैनएफ जो ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट में हमेशा कंट्रोल करती है स्ट्रिंग्स को जो इस्तेमाल होती है किसी स्पेसिफिक अच्छी वैल्यू के पढ़ने के लिए, जिसका सिंथेक्स अगर हम देखें तो हम इसे कैसे हम टाइप कर सकते हैं। तो इसे भी ये टाइप किया हुआ जो ब्लैक में आपको दिखाई दे रहा है, इसके हिसाब से हम अपने प्रोग्राम में टाइप करेंगे। तो अगला पॉइंट है वर्किंग विद सी लैंग्वेज, यानी कि अब हम पढ़ेंगे सी लैंग्वेज में काम कैसे करेंगे। तो इसमें लिखा है कि सी लैंग्वेज की मदद से हम कई प्रोग्राम को बना सकते हैं, जो कि हम एक बार प्रोग्राम को लिखने के बाद बनाते हैं किसी भी टाइप और इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से अपनी मशीन में, और उसके बाद जो कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को, बाद में जो रिजल्ट डिसाइड होता है, जो मतलब मिलता है हमें, उसे हम बाद में सेव करते हैं अपने फ्यूचर इस्तेमाल के लिए, जो आगे हम कोई भी काम करना हो उसके हिसाब से।